हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने इस चैनल पर एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूं जिसमें मैं इंडिया के ऐसे लीजेंड्स, ऐसे हीरोज़ के बारे में आपको बताऊंगा जिनको शायद हिस्ट्री में उतनी लाइमलाइट नहीं मिली जितनी उनको मिलनी चाहिए थी। तो आज अपनी इस सीरीज़ की शुरुआत मैं लाल बहादुर शास्त्री जी से करूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। शास्त्री जी बचपन से ही काफ़ी होनहार छात्र थे और शास्त्री जी का बचपन का नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था। लेकिन जब उन्होंने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि धारण की तो उन्होंने जातिवाद के विरोध के रूप में अपने नाम से श्रीवास्तव हटाकर शास्त्री जोड़ लिया। अगर आप कुछ ध्यान से देखें तो आप शास्त्री जी के इस काम से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि शास्त्री जी ने जन्म से मिली हुई उपाधि को हटाकर कर्म से प्राप्त की हुई उपाधि को अपने नाम पर जोड़ा, यानी कि हम जन्म से नहीं कर्म से बड़े बनते हैं। और शास्त्री जी दहेज प्रथा के भी काफ़ी विरोधी थे। जब उनकी शादी 1928 में ललिता देवी के साथ हुई तो उन्होंने दहेज लेने से सीधा मना कर दिया, लेकिन परिवार वालों और ससुराल वालों के काफ़ी दबाव में उन्होंने केवल 5 गज खादी और 1 सूत कताई की मशीन ही दहेज के रूप में स्वीकार करी। शास्त्री जी का राजनीतिक जीवन भारत सेवक संघ से शुरू होता है। शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे और कांग्रेस के कई पदों में रहे। मुख्यतः शास्त्री जी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत तब हुई जब गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और शास्त्री जी को उनके मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया। परिवहन मंत्री के तौर पर उनके द्वारा किए गए कामों में उनकी दूरदृष्टि साफ साफ दिखाई देती है, जैसे कि उन्होंने महिलाओं को बस में कंडक्टर नियुक्त किया और साथ ही आंदोलन कर रहे लोगों पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की जगह पानी की बौछारें डालने के आदेश दिए गए, जो उनकी उदारवादी दृष्टि और दूरदृष्टि को साफ साफ दिखाता है। कुछ समय के बाद शास्त्री जी को नेहरू जी के दूसरे कार्यकाल में रेल मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया, लेकिन सन 1956 में हुई एक रेल दुर्घटना में नैतिक तौर पर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। कुछ समय बाद 1961 में उनको केंद्र में गृह मंत्री बनाया गया। गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने अद्वितीय काम किया, जैसे कि उन्होंने भ्रष्टाचार रोकने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की। जब नेहरू जी अपने जीवन के आखिरी क्षणों पे थे तो कांग्रेस पार्टी में ये विवाद छिड़ा कि अब किसको अगला प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो 2 लोगों के बीच में चुनाव होना था, एक थे मोरारजी देसाई और एक थे लाल बहादुर शास्त्री। तो मोरारजी देसाई को लोगों ने इसलिए नहीं चुना क्योंकि उनकी छवि एक राइट विंग लीडर की थी और उनको काफ़ी कठोर समझा जाता था, जबकि लाल बहादुर शास्त्री एक मृदुभाषी और सरल व्यक्ति थे, जिस वजह से उनने 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। शास्त्री जी एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। वे राजनीति से धर्म को कोसों दूर रखते थे। वो कहते थे कि पहले सब प्रत्येक भारतीय हैं और उनके धर्म का पालन उनको अपने घर पे करना चाहिए, और जब वो घर से बाहर निकले तो एक भारतीय बन के निकले, ना कि अपने धर्म के अनुयायी बन के निकले। शास्त्री जी के छोटे से कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए। इनसे भी यह स्पष्ट हो जाता है कि शास्त्री जी कमज़ोर व्यक्ति नहीं थे, अपितु वे स्वयं एक दूरदर्शी व्यक्ति थे और तेज़ी से कठोर निर्णय लेने में सक्षम थे। उन्होंने जैसा कि एक बार कहा था कि शायद मेरे छोटे कद और मृदुभाषी होने के कारण लोग उचित ही सोचते हैं कि मैं दृढ़ नहीं हूँ। यद्यपि मैं शारीरिक रूप से बलशाली नहीं हूँ, पर मैं समझता हूँ मैं आंतरिक रूप से बेहद कमज़ोर भी नहीं हूँ। जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे तब देश काफ़ी बड़े आर्थिक संकट पे था और भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी जितनी आज है। तो उस समय शास्त्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए आधारशिला रखी, जो बाद में 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के रूप में परिलक्षित हुई। यानी कि एलपीजी रिफॉर्म का जो फाउंडेशन था वो शास्त्री जी ने ही रखा था। इससे हम समझ सकते हैं कि शास्त्री जी आर्थिक दृष्टि से भी कितने दूरदर्शी थे और वो नेहरूवादी अर्थशास्त्र से बिल्कुल ही भिन्न अपने विचार रखते थे। बात को हम ऐसे कह सकते हैं जैसे पीएन धर ने एक बार कहा था कि अगर शास्त्री जी का कार्यकाल कुछ और लंबा होता तो जो रिफॉर्म हमने 25 साल बाद किए हैं वो शायद 25 साल पहले ही उठा लिए जाते। जब शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे तब देश में खाद्यान्न का भी बहुत बड़ा संकट था, जिसको सुलझाने के लिए शास्त्री जी ने बहुत बड़े कदम उठाए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में 1960 के दशक में और 70 के दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, तो उस ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फाउंडेशन था वो भी शास्त्री जी ने ही रखा था। उस समय भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के एमएस स्वामीनाथन द्वारा
मैक्सिको में नॉर्मन बोरलॉग की टीम द्वारा विकसित किए गए उच्च पैदावार वाले गेहूं की किस्मों को भारत सरकार से अवगत कराया और बताया कि भारत को किस प्रकार अपरिहार्य रूप से इसका खेतों में परीक्षण करना चाहिए। चौतरफा विरोध के बावजूद, जिसमें कांग्रेस पार्टी खुद भी शामिल थी, शास्त्री जी ने 1965 में 250 टन गेहूं के बीज आयात करने की अनुमति दी। बाद में 1966 में कई हजार टन गेहूं के बीज और आयात किए गए। इस तरह उन्होंने भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की आधारशिला रखी। देश में भोजन की निरंतर कमी एक सोचनीय बात थी। साथ ही पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के दौरान लिंडन बी जॉनसन, जो तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ने चेतावनी देकर कहा कि यदि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं रोकता तो उसे PL 480 समझौते के अंतर्गत गेहूं की आपूर्ति रोक दी जाएगी। यह भारत पर दबाव बनाने का एक प्रयास था। शास्त्री जी ने भारतीयों से कहा कि हम भूखे रह सकते हैं, लेकिन अमेरिका के आगे झुकेंगे नहीं। शास्त्री जी ने लोगों से सप्ताह में एक बार भोजन का स्वैच्छिक रूप से त्यागने हेतु प्रोत्साहित किया, ताकि भोजन को बचाया जा सके और ज़रूरतमंदों तक वितरित किया जा सके। हालांकि उन्होंने लोगों से ऐसा कहने से पूर्व अपने परिवार के सदस्यों को यह व्यवस्था अपनाने को कहा और लागू किया। आश्चर्यजनक रूप से लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर योगदान दिया और यहाँ तक कि होटल एवं रेस्टोरेंट भी सोमवार की शाम को बंद रहने लगे। शास्त्री जी ने ऐसा कर ये सिद्ध किया कि वे इस प्रकार के निर्णय ले सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं आ सकते, जिस प्रकार नेहरू जी ने नहीं लिए। उन्होंने भारतीय फौजों को जरूरी प्रतिशोधात्मक कदम उठाने की अनुमति देने में कुछ समय लिया। उन्होंने रक्षा मंत्री YV चावन भी उत्कृष्ट साबित हुए। सितंबर 1965 में भारतीय फौजों ने पंजाब में सीमा के पार लाहौर एवं सियालकोट को निशाना बनाने के उद्देश्य से अपने टैंकों के साथ 3 तरफा हमला किया। यह भी पहली बार था। स्वतंत्रता के पश्चात युद्ध में भारतीय वायुसेना ने भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र ने हस्तक्षेप किया और सीज फायर की मध्यस्थता की गई, जिससे 23 सितंबर 1965 को दोनों पक्षों ने स्वीकार किया और यह युद्ध समाप्त हो गया। सीज फायर होने के अगले ही साल 1966 में ताशकंद में USSR की मध्यस्थता के बीच एक शांति समझौता हुआ। 11 जनवरी 1966 की सुबह ताशकंद घोषणा के हस्ताक्षर के बाद वाली सुबह लाल बहादुर शास्त्री प्राणहीन हो गए। उनकी मृत्यु पर विवाद उत्पन्न हो गया और साथ ही अफवाह फैली कि उन्हें जहर देकर मारा गया है। इस मामले में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका की CIA का हाथ होने का भी संदेह था। जैसा कि पश्चिम भारत की आणविक महत्वाकांक्षाओं यानी कि न्यूक्लियर वेपन को लेकर शंका में था और दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन में मुश्किल हो रही थी। यह विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। पहली जांच राज नारायण ने कराई थी, जो बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गई और भारतीय संसद लाइब्रेरी में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। वर्ष 2009 में जब यह सवाल उठाया गया तो भारत सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि शास्त्री जी के निजी डॉक्टर RH घुज और रूस के कुछ डॉक्टरों ने मिलकर उनकी मौत की जांच तो की थी, परंतु सरकार के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। वर्ष 2009 में साउथ एशिया पर CIA की नज़र नामक पुस्तक के लेखक अनुज धर ने सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगी गई जानकारी पर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया कि शास्त्री जी की मृत्यु के दस्तावेज सार्वजनिक करने से हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो सकते हैं तथा इस रहस्य से पर्दा उठते ही देश में उथल पुथल मचने के अलावा संसदीय विशेष अधिकारों को भी ठेस पहुंच सकती है। ये तमाम कारण हैं जिससे इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों, ये थे शास्त्री जी का जीवन। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ उनके जीवन से सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगले हम किस हीरोज़ की कहानी आपको सुनाएं। थैंक यू।